हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलिंग टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन टू फेल। चलिए, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप किसी भी कार्य करने की तैयारी करने में असफल होते हैं, जैसे कि मान लो भी अपने एग्जाम देना है एसएससी का, ठीक है, प्री का एग्जाम देना है, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे दैट मीन्स आप फेल होने के लिए प्रिपेयर करें ना। अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जाम की तो आपने ये तो सुनिश्चित कर लिया कि आप फेल होंगे। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके 50-50 चांसेस है, या तो पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी तो 100% चांस है कि आप फेल होंगे, राइट। तो बेटर है कि आप कुछ भी प्रिपेयर कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। थोड़ा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा तो होगा, कुछ तो होगा। तो इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू माइट लैंड ऑन द मून, राइट। तो स्टार्स की तरफ के प्रयास तो कीजिए, प्रयत्न तो कीजिए, मून तक तो पहुंच ही जाएंगे ना हम। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज for SSC CGL 2024. Russian President Vladimir Putin's revision of Russia's nuclear doctrine. अब डॉक्ट्राइन क्या होता है? ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है कि भाई हम फॉरेन पॉलिसी या मिलिट्री अफेयर्स में किस तरीके की प्लानिंग करेंगे। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? रिवाइज करा। किस चीज को रिवाइज करा? उनका जो रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको रिवाइज करा। अनाउंस्ड लास्ट वीक इज अ वरिंग इंक्रीज इन द वॉर रिट्रिक सराउंडिंग द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जो कि पिछले हफ्ते उन्होंने घोषणा करी। ये एक चिंताजनक, यानी कि इसमें ये इसलिए क्या किया, हमारी चिंता को बढ़ा दिया। किस चीज में? वॉर रेटरिक। वॉर रेटरिक का मतलब होता है कि दूसरे देश के एक्शंस के अगेंस्ट हम किस तरीके से युद्ध करेंगे, उसको उनने बढ़ा दिया है, उस चिंता को बढ़ा दिया है, जिसमें कि इस वक्त रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है घिरा हुआ है। It would once have been considered unthinkable for permanent members of the UN Security Council to behave in this manner। बोल रहे कभी एक समय ऐसा था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स थे उनके लिए ये सोच पाना, ये कंसिडर भी करना कि भाई इस तरीके का वो विचार रखते हैं, ये सोचना भी एक अपराध तुल्य था, या फिर ऐसा माना जाता था कि वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। His announcement was that in the event of a conventional attack on Russia by any country that is supported by a nuclear power, बोल रहे हैं उन्होंने क्या घोषणा करी? उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कन्वेंशनल अटैक होता है रशिया के ऊपर, कन्वेंशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारा युद्ध का तरीका होता है, किसी भी तरीके का युद्ध अगर रशिया के ऊपर कोई भी देश करता है जो कि जिसको कि किसी न्यूक्लियर देश से, न्यूक्लियर पावर कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है, तो रशिया वुड कंसिडर दैट अ जॉइंट अटैक। रशिया उसको एक जॉइंट अटैक मानेगा, यानी कि वो ये मानेगा कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री जो है वो भी इस अटैक में शामिल है, एंड प्रिज्यूमेबली डील विद द थ्रेट अकॉर्डिंगली, और फिर उसी तरीके से वो इस थ्रेट से डील करेगा, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्ट उस कंट्री के ऊपर भी अटैक करने की क्षमता रख सकता है। He added that Russia could use nuclear weapons in response to a conventional attack, posing a critical threat to its sovereignty। बोल रहे हैं उन्होंने आगे ये कहा कि रशिया जो है अपने देश की अखंडता, अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए अगर कोई भी क्रिटिकल थ्रेट होगा, बहुत गंभीर थ्रेट होगा हमारे देश के ऊपर कन्वेंशनल अटैक की पोजीशन में, तो रशिया भी उसका रिस्पॉन्स न्यूक्लियर वेपन से दे सकता है। थ्रेट दैट वाज रिपीटेड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर Sergey Lavrov at the UN General Assembly meet over the weekend। और ये एक ऐसी धमकी है जिसको कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लवरोव ने भी यूएन जनरल असेंबली की जो वीकेंड में मीटिंग हुई है वहां पे रिपीट करा है, दोहराया है। When he said the idea of defeating Russia on the battlefield is senseless and a suicidal escapade given that Moscow has nuclear weapons। उन्होंने बोला कि क्या उनने वहां पे तर्क दिए यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि भाई कोई भी देश अगर बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में रशिया को डिफीट करने की सोचता है तो ये विचार ही बिल्कुल सेंसलेस है, बेसलेस है, बेवकूफी भरा विचार है, और ये एक सुसाइडल एस्केपेड यानी कि सुसाइडल एडवेंचर है। जो भी देश ऐसा करना चाहेगा वो खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा है, दैट मीन्स, ठीक है।
गिवन दैट, ये देखते हुए कि मॉस्को क्या है, रशिया की राजधानी है, उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये देखते हुए, जानते समझते हुए, अगर कोई भी देश हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारे ऊपर युद्ध घोषित करता है, तो वो खुद की कब्र मतलब खोद रहे हैं. Clearly, the context of Mr. Putin's nuclear doctrine revision and the comments in his Ukraine President Volodymyr Zelensky's visit to the United States. बोलते साफ तौर पे जो पुतिन जी ने ये अपनी डॉक्ट्राइन को रिवाइज करा है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रिवाइज करा है, और ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो यूएस की विजिट पे गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पे गए हैं, उसके बाद आए हैं. Where he attempted to present a new victory plan for the Ukraine. जहां पे ज़ेलेंस्की ने क्या किया, ज़ेलेंस्की ने एक नया विक्ट्री प्लान यूक्रेन के लिए, एक नया विक्ट्री प्लान वहां पे प्रयास करा प्रेजेंट करने में. Mr. Zelensky wants the permission of the US and other Western countries to use missiles and other heavy weaponry procured from them for attacks deep inside Russia. वहां पे ज़ेलेंस्की ने बोला कि भाई वो चाहते हैं कि यूएस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज जो अभी तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी या उनको ये हथियार वगैरह मुहैया करा रहे थे, वो उनको परमिशन दे, उनको अनुमति दें कि वो इस तरीके के मिसाइल्स और दूसरे हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करें जो कि इन्हीं देशों से यूक्रेन को मिले हैं, उनका इस्तेमाल करके रशिया में और अंदर तक गहरे अटैक किया जा सके. Thus far, the weaponry, including Storm Shadow and ATACMS missiles, can only be used for Ukraine's defense. अभी तक ये जो हथियार हैं जिनके अंदर में स्टॉर्म शैडो नाम का एक हथियार या ATACMS नाम की मिसाइल शामिल है, इनका इस्तेमाल केवल और केवल अपने यूक्रेन डिफेंस के लिए कर सकता है, अटैक के लिए नहीं कर सकता. Although Western capitals turned a blind eye when Ukrainian forces invaded the Russian Oblast of Kursk in August. बोल रहे हैं लेकिन ये जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली उस समय जब यूक्रेन ने बलपूर्वक रशिया के ओब्लास्ट ऑफ कर्स्क का अगस्त में इन्वेजन किया, उसके ऊपर कब्जा किया विद टैंक्स एंड वेपनरी. टैंक्स की मदद से और इस तरीके के हथियारों की मदद से जब वहां पे उन्होंने इन्वेजन करा, तब इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, allowing Mr. Zelensky to rack up a symbolic win and possibly some leverage in future negotiations for peace. जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को कुछ सिंबॉलिक, कुछ ऐतिहासिक विन मिल गई, वहां पे कुछ विक्ट्री मिल गई, और साथ ही साथ उनको एक, जब नेगोशिएशंस की बात होएगी है ना, तो अब रशिया के पास में, मान लो ये रशिया है, इसके पास में यूक्रेन का इतना हिस्सा चला गया, ये पूरा हिस्सा यूक्रेन का रशिया के पास में आ गया, तो अब रशिया जब उनसे बातचीत करेगा तो वो कोशिश करेगा कि यूक्रेन को इस हिस्से के बदले में कुछ कमिटमेंट्स करने पे मजबूर करे. अब वही क्या हुआ कि यूक्रेन ने रशिया का ये वाला हिस्सा अगर एक्वायर कर लिया, तो अब यूक्रेन के पास में भी एक अपर हैंड होगा, लेवरेज होगा, एक बेनिफिट होगा कि भाई वो रशिया को इस हिस्से के ऊपर क्या कर सकता है, पीस टर्म्स पे कुछ अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे पीस बातचीत जब होगी, शांति बातचीत होगी, शांति वार्ता होगी, तब नेगोशिएशंस में इन चीजों का फायदा मिलेगा. However, much of the euphoria in Kyiv has since dissipated with Russia hitting back anew. बोल रहे हैं लेकिन तब से लेके अब तक जो भी, जब उन्होंने अगस्त महीने में वहां पे अटैक किया, उसको अपने कब्जे में किया, उसके बाद से काइव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है, यानी कि यूक्रेन में जो खुशी थी वो उड़ सी गई है. क्यों? क्योंकि रशिया ने फिर से नए सिरे से उनके ऊपर हमला किया है, sending in troops to Kursk and also opening a new front around Ukraine's Pokrovsk, and Western countries remaining loath to enter the theater of war. तो बोल रहे हैं कि क्या किया रशिया ने, नए सिरे से हमला किया, उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, अपनी सेना की टुकड़ियां भेजी कहाँ पे, कुर्स्क में, और एक नया युद्ध का आयाम खोल दिया यूक्रेन के पोक्रोव रीजन में, उस इलाके में. और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अभी भी क्या कर रही हैं, वो अभी भी बस सोच विचार ही कर रही हैं, वो अभी भी थोड़ी ऐसे बस यही है कि हाँ उनको ये पसंद नहीं आ रहा, और वो अभी भी वॉर के अंदर डायरेक्ट एंट्री से बच रही. टू दैट एंड US President Joseph Biden has now announced nearly $8 billion in additional military aid for Ukraine.
अब बोल रहे हैं दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या किया है, उन्हें $8 बिलियन की मिलिट्री एड, एडिशनल मिलिट्री एड उन किसको भेजी है, यूक्रेन को भेजी है, मदद भेजी है, बट मेड नो रेफरेंस टू द डिमांड फॉर इट्स यूटिलाइजेशन इनसाइड रशिया। लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये मदद का घोषणा करी, मदद का ऐलान करा, तो उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं करा कि भाई यूक्रेन ने हमसे इस तरीके की मांग करी है कि भाई कि हम वहां पे इस तरीके का अटैक करें और हमने उनको स्वीकृति दी है, ऐसा कुछ उनने इसमें घोषणा में अपने में नहीं कहा। It remains to be seen whether Mr. Putin will be assuaged मतलब संतुष्ट होना, satisfy होना। तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि क्या मिस्टर पुतिन इससे संतुष्ट होते हैं, किससे, और if concerns about the war reaching a nuclear threshold will grow from this point onward, कि वो इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में जो उनने चेंज किया, क्या इससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर जो चिंताएं हैं कि ये वॉर जो है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर पॉइंट तक पहुंच जाएगा, इसके आगे उसकी चिंताएं बढ़ती हैं। एंड इट इज होप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दैट हैव कमिटेड टू फाइंडिंग अ पाथ टू डायलॉग एंड पीस, और ऐसा उम्मीद की जा रहा है कि वो देश जिनमें कि हिंदुस्तान भी शामिल है, जिन्होंने कमिटमेंट दिया है कि वो एक रास्ता बातचीत का जरिए और शांति के जरिए एक रास्ता जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, रीडबल देयर एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफी, वो अपने प्रयास दोहरे कर दें। किस चीज के प्रयास, इस तबाही को रोकने के लिए जो उनके प्रयास हैं उनको डबल कर दें, दोहरा कर दें। न्यू दिल्ली हैज सेड that it conveyed messages to Moscow when safety concerns grew over Zaporizhzhia nuclear plant। भारत का कहना है कि उन्होंने अपना मैसेज जो है मॉस्को यानी कि रशिया को भेज दिया था, उनसे बातचीत करी, उनको समझाया कि भाई जब ज़ैपोरिज़्हिया में के न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी सुरक्षा कंसर्न्स बढ़े तो उन्होंने जाहिर तौर पे रशिया से बातचीत करी, उनको समझाया। Prime Minister Narendra Modi may be called on to do the same when he visits Russia in October for the BRICS summit। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस चीज की फिर से उम्मीद की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो ऐसा ही दोबारा करें जब वो अक्टूबर महीने में अपनी रशिया यात्रा पे जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए। As the world grapples with the spectre of escalation in West Asia, spectre मतलब कि कुछ चीज का होने का डर, तो अब जैसे जैसे ये पूरा दुनिया जो है इस डर से जकड़ती जा रही है कि भाई युद्ध जो है वेस्ट एशिया में और ज्यादा बढ़ जाएगा, the last thing it needs is a reversion to chilling cold war scenarios in Eurasia। तो जो जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस दौर में पहुंचना हम अंतिम चीज होगी हमारे लिए, कि हम अंतिम पड़ाव पे चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, जाहिर तौर पे कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, वापस हम कोल्ड वॉर जो यूरेशिया में पैदा हुआ था जिसने पूरे यूरेशिया को जकड़ लिया था, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, ठीक है, तो इसको पूरे को जकड़ लिया था, तो उस स्थिति में हम दोबारा नहीं पहुंचना चाहेंगे। ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि हम दोनों ही तरफ, वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन, एशिया, सब संयुक्त रूप से शामिल होंगे इस तबाही में, वो हम नहीं चाहेंगे। वो हमारे लिए एक अंतिम पहलू होगा, अंतिम चरण होगा, जहां पे अब सबके हाथ खड़े हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब ठीक है, हो जा रहा तो एक बार तबाही, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और किन व्यक्तियों ने वो स्टेटमेंट्स कहे हैं उनके नाम दिए हैं, हमें बताना है किसने कहा है। डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ डिफीटिंग रशिया सेंसलेस, ये उनके किसने बोला था, सेर्गे लेवरोव, सर्गे लेवरोव उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ में फॉरेन मिनिस्टर बी, सर्गे लेवरोव, यानी कि फर्स्ट का बी आता है। अब देखो हम फिर मैच करेंगे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक को मैच करने में हम अपने ऑप्शंस पे जाके देखेंगे कि क्या हमारे कई 2 ऑप्शंस या एक ऑप्शन में ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन में 1 का बी आ रहा है, बी ऑप्शन में 1 का डी आ रहा है, 1 का सी आ रहा है और 1 का ए आ रहा है। तो ये तीनों तो हो गए एलिमिनेट, बचा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको अगर एक आधा ऑप्शन भी मिलता है ना तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ज्यादा टाइम हमारे पास लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेड अ न्यू विक्ट्री प्लान फॉर यूक्रेन, तो यूक्रेन के लिए नया विक्ट्री प्लान किसने प्रेजेंट करा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, राइट। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का है व्लादिमीर पुतिन, 2 का डी, देखो 2 का डी भी आ रहा है,
उसके बाद है अनाउंस्ड रिविजन ऑफ रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, किसने किया? व्लादिमीर पुतिन ने किया। फर्स्ट स्टेटमेंट ही पैसेज की ये है, यानी कि 3 का सी आ रहा है, 3 का सी आ रहा है। और प्रोवाइडेड नियरली 8 बिलियन, ये किसने किया? जोसेफ बाइडेन ने किया। तो 4 का ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred from Russia's revision of its nuclear doctrine as stated in the passage? यानी कि रशिया ने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को परिवर्तन किया है, उसको रिवाइज किया है, उसके हम क्या समझ पा रहे हैं पैसेज के अनुसार? पैसेज में क्या समझाया गया है उसके रिलेटेड? रशिया हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम इट्स कन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन, इनकरेक्ट है। उन्होंने बल्कि और ज्यादा इसको एस्केलेट करने की चेतावनी दी है। रशिया माइट कंसिडर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इवन इन रिस्पॉन्स टू नॉन न्यूक्लियर थ्रेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने बोला कि अटैक चाहे कोई न्यूक्लियर पावर्ड देश की मदद से भी होगा, अगर उसका भी समर्थन होगा किसी नॉर्मल सी कंट्री को जिसके पास में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो हमारे ऊपर अटैक करता है और उसकी मदद भी अगर कोई न्यूक्लियर पावर कंट्री करेगी तो हम उसका जवाब भी न्यूक्लियर वेपन से ही देंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why did Vladimir Putin revise Russia's nuclear doctrine as stated in the passage? उन्हें क्यों रिवाइज करी? To counter the potential use of Western weaponry in attacks deep inside Russia, बिल्कुल करेक्ट है। उसके विरोध में करी ना उन्होंने रिवाइज, क्योंकि क्या हुआ था, उनके कोई बॉल्स्ट ऑफ कुर्स्क है वहां पे अगस्त महीने में इन्होंने यूक्रेन वालों ने अटैक कर दिया था, और जो वेपनरी उनको वहां से मिल रही है यूएस वगैरह से या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से उनको मिल रही है, उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अटैक किया, और जो कि उनके डीप हो सकता है पॉपुलेटेड एरिया में हो, सिविलियन एरियाज में हो, तो इस तरीके से वहां पे अटैक किया। हालांकि उनको ये हथियार दिए हैं खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो अटैक करने में इसका इस्तेमाल करे। तो रशिया ने भी भाई वार्निंग कर दी कि भाई अब तुम करो अटैक, अब तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ of the passage, which of the following reflects a potential consequence if dialogue and peace are not achieved? अगर बातचीत के जरिए हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं तो अंतिम हमारे पास क्या बचेगा? हम कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, राइट? उन्होंने लास्ट लाइन में बोला ना कि ये हमारे लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट हम लोग चीज चाहेंगे कि हम वापस उस कोल्ड वॉर सिनेरियो में पहुंच जाएं जो यूरेशिया ने फेस किया था, ठीक है? A return to mutually assured destruction scenarios similar to the Cold War, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following statement is true according to the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? The US has permitted Ukraine to use weaponry inside Russia. ऐसा नहीं बताया गया। उन्होंने $8 बिलियन की मदद की बात जरूर कही, लेकिन इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ठीक है? तो हम जब तक हमारे पास कोई रिटर्न या कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं होगा, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने परमिशन दी है। तो ये इनकरेक्ट है। रशिया इज प्रिपेयर टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर अटैक, इनकरेक्ट है। उन्होंने बोला न्यूक्लियर अटैक हो चाहे ना हो, अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री भी हमारे ऊपर किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री द्वारा दिए हुए जाने वाले अटैक को सपोर्ट कर रही है, उसको मदद कर रही है, तो हम उसको भी न्यूक्लियर अटैक से जवाब देंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि केवल न्यूक्लियर अटैक होगा तभी न्यूक्लियर अटैक होगा, राइट? President Zelensky's visit to US was aimed at gaining support for offensive operations inside Russia. बिल्कुल करेक्ट है। उनका उद्देश्य यही था कि वो अपना विक्ट्री प्लान जो उन्होंने बताया कि भाई आपके दिए हुए हथियारों को हम उनके ऊपर अटैक करने में मदद करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इस चीज की स्वीकृति दे दो, यही वो चाहते थे वहां पे जाने के, उनका उद्देश्य यही था। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज ट्रू। पैराजंबल का क्वेश्चन है, अ फ्यू मंथ्स अगो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मदर एट dawn एंड आई indolently picked it up in my bed. बोल रहे हैं कि कुछ महीने पहले मुझे मेरी माताजी का कॉल आता है और मैं उसको इंडोलेंटली मतलब मैं उसको उठाना नहीं चाहता था, हिचकिचाते हुए मैं उठा रहा हूँ। और डॉन मतलब डॉन जो तड़के सुबह का समय होता है, उस समय पे उनकी माताजी का कॉल आया। विदाउट एनी रिलक्टेंस आई क्विकली रिसाइटेड द नंबर। अब इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर क्यों रिसाइट किया, पहले पता तो होना चाहिए कौन सा नंबर रिसाइट किया। She asked the contact number of my school maths teacher. तो इसके बाद में आएगा कि कुछ महीने पहले मेरी माताजी का मुझे फोन आया था सुबह सुबह तड़के, और मैं थोड़ा हिचकिचाते उनका फोन उठाया, उन्होंने मुझसे मेरे मैथ्स टीचर का नंबर पूछा, तो बिना किसी झिझक के मैंने उनको जल्दी से नंबर बता दिए। शी टोल्ड मी टू स्लीप वेल एंड आई कट द कॉल। उन्होंने फिर नंबर लेने के बाद उन्होंने मेरे को बोला ठीक है अब तुम शांति से सो जाओ, और फिर उन्होंने फोन काट दिया, मैंने फोन काट दिया, ठीक है? तो ए हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट,
ए के बाद में सी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर पूछा तभी नंबर बताया, बी थर्ड स्टेटमेंट, और डी फाइनल नंबर लेने के बाद में मम्मा ने बोला कि अब तुम चैन से सो जाओ, राइट। तो ए सी बी डी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Should the focus be on great power competition or continuing imbalance in the institutions, एजेंडा सेटिंग एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी? बोल रहे हैं क्या ज्यादा फोकस पावर कंपटीशन के ऊपर होना चाहिए कि भाई कितनी बड़ी बड़ी पावर इसमें इन्वॉल्व है, कितने बड़े बड़े कंट्रीज या सुपर पावर इसमें इन्वॉल्व है, उनका क्या कंपटीशन चल रहा है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, या फिर जो बढ़ता हुआ इम्बैलेंस है संस्थाओं में, एजेंडा सेटिंग में, ग्लोबल इनइक्वालिटी में, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए? अब किस चीज का फोकस होना चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही। पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। The former looks at the means and not the ends. Former मतलब जो बाद वाला होता है, तो बोल रहे हैं कि जो बाद वाला है वो किसके ऊपर ध्यान देता है, उसका ध्यान ज्यादा है मीन्स के ऊपर, मीन्स यानी कि संसाधनों के ऊपर, एंड्स के ऊपर नहीं, यानी कि रिजल्ट्स के ऊपर नहीं है, ठीक है। द समिट ऑफ द फ्यूचर raises a set of fundamental questions on global governance. अब fundamental questions क्या थे कि क्या फोकस ग्रेट पावर कंपटीशन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आर के बाद में पी आएगा, ये हमें समझ में आ गया, आर के बाद में पी आएगा। एक समिट है जिसका नाम है द समिट ऑफ फ्यूचर, ये सवाल उठाता है किसके ऊपर, फंडामेंटल सवाल, कुछ मूलभूत सवाल उठाता है ग्लोबल, दुनिया भर की सरकारों के ऊपर, दुनिया भर की सरकारें जिस तरह से चल रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक समिट है, उसके अंदर ये सारी बात हो रही है, उसके अंदर की बातचीत की हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद में आ गया तो फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो उनमें से जिसके ऊपर फोकस कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रेट पावर कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो वो मीन्स के ऊपर, संसाधनों के ऊपर जाता है, ना कि एंड्स के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर। विथ कंटिन्यूइंग डिबेट ऑन द मीनिंग ऑफ जस्टिस, और जो मीनिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस के ऊपर जो डिबेट है वो बढ़ता जा रहा है, ये हमारा अंतिम पॉइंट होगा, यानी कि हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर पी क्यू एस, आर से ये एस से इसको एलिमिनेट कर दो, आर एस इनकरेक्ट है, आर क्यू इनकरेक्ट है, आर पी क्यू एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, परिवार हमारे लिए एक प्यार का, प्रेम का, सपोर्ट का और स्टेबिलिटी का एक जरिया होता है, माध्यम होता है। It is dash the family unit that we develop lasting bonds, learn essential values and find comfort during dash times. Difficult times की बात करेंगे कि ये परिवार ही होता है जिसके अंदर हमें लास्टिंग बॉन्ड्स, हमेशा सदा चलने वाले संबंधों का एहसास होता है। लर्न एसेंशियल वैल्यूज, हम महत्वपूर्ण चीजें अपने जिंदगी के बारे में सीखते हैं, अपने जिंदगी के मॉरल वैल्यूज सीखते हैं। फाइंड कंफर्ट, और हम मुश्किल दौर में सहानुभूति या आराम जहां पे पाते हैं वो क्या होता है, वो एक परिवार होता है। फैमिलीज प्रोवाइड अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट, नर्चरिंग मतलब पोषण देने वाला, फलने फूलने वाला, तो फैमिलीज हमें क्या देती हैं, एक फलने फूलने वाला, पोषण देने वाला एनवायरनमेंट देती हैं फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग। किस चीज के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हम किस तरीके से समाज में जाने जाएं, किस तरीके से पहचाने जाएं, क्या हमारा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हो, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करें, और हमारी इमोशंस, हमारी मानसिक संतुलन कैसा है, हम डरे से हमें रहते हैं, हम खुल के बात करते हैं, हम चुपचाप रहते हैं, हम बातों को करना अवॉइड करते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है सीख, हमें हमारे परिवार से मिलता है। दे डैश गाइडेंस, शेयर एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट चेरिश्ड मोमेंट्स, वो हमें गाइडेंस देते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और हमारी जो मेमोरीज होती हैं, बहुत खुशी वाली मेमोरीज होती हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, एक परिवार में। द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ अ फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, अब परिवार की स्ट्रेंथ और डैश, तो स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी हो सकता है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। किसी भी परिवार का स्ट्रेंथ और सपोर्ट या स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी जो है वो क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत खुशी में सहयोग देगा,
सोसाइटल हार्मनी, वो समाज में किस तरीके से घुलता मिलता है उसमें सहयोग देगा। एंड द डैश ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और ये क्या बनेगा, एक फाउंडेशन बनेगा, एक नींव बनेगी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की, एक मजबूत समाज की। इट इज डैश विदिन, इट इज डैश द फैमिली यूनिट, इट इज अमंग द फैमिली यूनिट, तो अमंग नहीं होता, विदिन होता, उसके बीच में है, ठीक है। अमंग मतलब कुछ लोगों के बीच में बांटने जैसी बात है या बंटवारे की बात है। विदिन मतलब उसके अंदर, उसके भीतर, तो यहां पे क्या होगा, इट इज विदिन द फैमिली यूनिट। That we develop lasting bonds, learn essential values and find comfort during dash times. Initial, शुरुआती समय में हमें comfort मिलता है नहीं। Wasteful, जो व्यर्थ हो गया उस समय में हमें comfort मिलता है नहीं। जो joyful, खुशी के समय में हमें comfort मिलता है नहीं। Challenging, मुश्किल के समय में हमें comfort मिलता है। Option D is correct. They dash guidance, share experiences and create cherished memories. They contribute करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, propose प्रस्तावित करते हैं, प्रस्तावित नहीं करते हैं, ऑफर देते हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं। ऑफर इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The strength and dash of a family contribute to individual happiness. Commotion, commotion का मतलब होता है हलचल, तो strength और हलचल नहीं होगा। Intrusion, intrusion का मतलब होता है किसी का घुसपैठ करना, राइट, किसी कोई इंट्रूडर आ गया हमारे घर में, घुसपैठिया आ गया, तो घुसपैठ करने से तो हमारे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी ना। कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है एकजुट हो जाना, जब फैमिली का स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलता है, एकजुट होती है फैमिली, तो हमें भी खुशी मिलती है, राइट। सो ऑप्शन सी कोहेशन इज करेक्ट। डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन मतलब किसी चीज में बाधा आना, तो बाधा भी करेक्ट नहीं है, स्ट्रेंथ और कोहेशन इज करेक्ट। Strength and cohesion of a family contribute to individual happiness, societal harmony and the dash of a strong community. And the collision, collision मतलब किसी चीज का भिड़ जाना, आपस में टकराव होना, तो टकराव सोसाइटी में तो ये मजबूती में हेल्प नहीं करेगा ना। इरोजन, बह जाना, बहने में भी, समाज के खराब होने में भी ये हमें मदद नहीं करेगा, ये हमारे समाज की फाउंडेशन होगी, नींव होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। We have carried out an successful raid on a fraudulent minister. And हमेशा vowel sounds के साथ में, जो कि A, E, I, O और U, ये vowel sounds है, इनके साथ में an आता है। Successful, स क्या vowel sound है? नहीं है, an नहीं आएगा। तो उन्होंने एक सक्सेसफुल रेड कैरी करी, कोई फ्रॉड मिनिस्टर था उसके अगेंस्ट में, तो क्या आएगा, असक्सेसफुल, ठीक है। ऑप्शन सी असक्सेसफुल इज करेक्ट। द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस रेड की पहले चर्चा नहीं की गई, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो वी हैव कैरिड आउट अ सक्सेसफुल रेड ऑन अ फ्रॉडलेंट मिनिस्टर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है इंटरट्वेंट। इंटरट्वेंट का मतलब होता है आपस में उलझा हुआ, लिपटा हुआ, कनेक्टेड या लिंक्ड। कॉम्पिटिशन मतलब कि एक दूसरे के साथ मुकाबला। रिइम्बर्समेंट, कोई चीज आप मान लो खरीदते हैं, आपको कंपनी से उसके पैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या हो गया, रिइम्बर्समेंट हो गया, आपको जो पैसे दिए गए वो। कमेंडेशन, कमेंडेशन का मतलब होता है किसी चीज में प्रशंसा मिलना, तो कमेंडेशन के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल एम आता है, COMMENDATION, कमेंडेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी हैव a haughty consent without honoring him with a single word. haughty मतलब अहंकारी, हमने बहुत अहंकारी रूप से मत बनाया, कंसेंट दिया, बिना उसको सम्मानित किए, कोई भी सिंगल शब्द बोले बिना उसको सम्मानित किए, ठीक है। तो एंटोनिम बताना है हॉटी का। हॉटी मतलब अहंकारी। फर्स्ट है इनडिफरेंट मतलब उदासीन। हैप्पी मतलब खुश, ये दोनों ही अहंकारी से रिलेटेड नहीं है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, ये अहंकारी का विपरीत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राउड मतलब खुश या गर्वित, सो ऑप्शन सी मॉडेस्ट इज करेक्ट। बेल्स एंड विसल्स, बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी चीजें कुछ लगाई जाए या कुछ दिखाए जाए फीचर्स में, जैसे सपोज करो कि कोई लड़की है वो बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो अननेसेसरी तरीके से कुछ टैटूइंग वगैरह करवा रही है या अपने लिप फीचर्स को एनहांस करवाने के लिए कुछ अलग कर रही है, या फिर मान लो कि आपके पास एक बैग है जो बहुत सुंदर है, लेकिन आप उसको अननेसेसरी तरीके से कुछ टैसल्स एंड हैसल्स लगाते जाते हो, या फिर उसमें कुछ चार्म्स ऐड करते जा रहे हो, हर एक जिप के ऊपर आपने एक चार्म ऐड करा है या छन छन वाली कुछ चीजें ऐड करी है, तो वो अच्छा नहीं लगता, अननेसेसरी लगता है, तो दैट इज बेल्स एंड विसल्स।
To take on a difficult task. Incorrect. Attractive but unnecessary features added to products. Option B is correct. The hospital is dash the river. अब यहाँ पे वो नदी के किनारे है या नदी के पास में है ये बताना चाह रहे हैं, तो क्या बोला जाए, बाय द रिवर. अब ये होमोफोन का क्वेश्चन है, सारे बाय 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 है. ये वाला बाय है जो आप किसी को अलविदा कहते हैं, टाटा बाय बाय. ये वाला बाय है BUY, यानी कि आप जो चीज खरीद रहे हैं. BI मतलब डुअल, जब कोई व्यक्ति मान लो बायलिंगुअल है, दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, या फिर जो डुअल सिम फोन्स आते हैं उनमें क्या है, दो सिम्स चलती है, तो बाय मतलब दो, बाय मीन्स दो, तो बचा क्या, ये वाला बाय यानी कि इसके किनारे है, इसके साथ में है. सो ऑप्शन बी बाय इज करेक्ट. जेनरस. जेनरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदार. ठीक है. एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लेवर. क्लेवर का मतलब तो चालाक, चतुर. नीडी. नीडी मतलब गरीब. कंसिडरेट. कंसिडरेट का मतलब होता है बहुत ही विचारशील. और मीन मतलब बहुत ही मतलबी, कंजूस. तो जेनरस अगर उदार है तो डी मतलबी और कंजूस क्या होगा इसका, एंटोनिम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस. अब देखो एंड से पहले जो हमारा स्टेटमेंट है वो इन्फिनेटिव रूप में है, तो एंड के बाद में भी हमें पैरेललिज्म को मेंटेन करते हुए सिंपल हमें उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा इनफाइनाइट फॉर्म में. तो चलिए देखते हैं. योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस. हेल्प इन रिड्यूसिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट. हेल्प टू रिड्यूस नहीं, हेल्प रिडक्शन फॉर हेल्प रिड्यूस्ड. इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल. मुझे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, अभी भी खेलता हूं, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा. तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर स्कूल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनजस्टिस. इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में अन्याय होना, अन्याय पूर्वक कोई काम. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंसी. कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि. डिमांड मतलब कि मांग करना. इक्वालिटी बराबरी. डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. तो भेदभाव क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. फिश आउट ऑफ वाटर. फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह पे होना जहां पे आप असहज महसूस कर रहे हो. जैसे कि आप मान लो हम मिडिल क्लास लोग हैं, किसी हाई फाई अंबानी की पार्टी में चले गए, तो वहां पे हमें उस तरीके से रहन सहन नहीं आएगा, उस तरीके की बातचीत नहीं आएगी, तो हम वहां पे क्या फील करेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ही असहज महसूस करेंगे. टू डाई सून, नो. टू नॉलेज ऑफ मरीन लाइफ, नो नॉलेज ऑफ मरीन लाइफ, इनकरेक्ट. टू बी आउट ऑफ प्लेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The dash today will be cloudy and humid. The क्या होता है, वेदर होता है, राइट. तो वेदर की स्पेलिंग होते हैं WEATHER. ये वेदर होता है पतझड़, पत्तों का झड़ना. ये वेदर होता है वेदर और नॉट. ये है वेटर. तो बचा क्या, ऑप्शन ए वेदर. र्यूडिट. र्यूडिट का हमें सिनोनिम बताना है. र्यूडिट का मतलब होता है बहुत ही वेल एजुकेटेड, विद्वान व्यक्ति. ठीक है. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं. स्ट्रॉन्ग तो मजबूत होता है, तो मजबूत का एजुकेशन से क्या लेना देना, एडुकेटेड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑनेस्ट ईमानदार. हम्बल विनम्र. दे वर गुड हार्टेड गर्ल्स, अनक्लीन क्लोथ्ड इन रैग्स एंड प्रोफाउंडली इग्नोरेंट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. प्रोफाउंडली आएगा, प्रोफाउंडली में आई नहीं आता. ठीक है. तो प्रोफाउंडली की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. दैट मीन्स हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, प्रोफाउंडली. प्रोफाउंडली मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा, इंटेंसिटी बताने की कोशिश जब की जाती है. सो PROFOUNDLY, प्रोफाउंडली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.